Hello everyone, again welcome you all. I am विकास कुमार फ्रॉम लेसन इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए अब देखते हैं आज जो रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं किसका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का पार्ट का रेस्ट पार्ट जो बचा आज हम उसको क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। फिर उसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जो ये जो हमारा टॉपिक ख़त्म होने के बाद। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है फ्रॉम स्वार्ट रिएक्शंस, उसके बाद फिर हमारा क्या है फिन-क्लेस्टर रिएक्शंस। तो देखिए दो पार्ट हमारे पास में, फिर स्वार्ट रिएक्शन और फिन-क्लेस्टर रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या है और फिन-क्लेस्टर रिएक्शन में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। दोनों ही हमारा क्या हैलोजन एक्सचेंज का ही पार्ट है। स्वार्ट रिएक्शन और फिन-क्लेस्टर रिएक्शन में दोनों आपका लगभग आपको मिलता जुलता है, बस एक ही चीज़ फ़र्क है। और वो क्या फ़र्क है जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या है, देखिए ये स्वार्ट रिएक्शन और फिन-क्लेस्टर रिएक्शन क्या है, हेलोजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, हेलोजन का आपको एक्सचेंज होता है। मतलब मेटल एक पार्ट हमारा क्या होगा, मेटल पार्ट होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, जो स्वार्ट रिएक्शन होगा हमारा, जो स्वार्ट रिएक्शन है हमारा, उसमें क्या होगा कि हमारा हेलोजन का एक्सचेंज हुआ। चलिए देखते हैं पहले कैसे कैसे हम बनाते हैं उसको। हम स्वार्ट रिएक्शन में कैसे बनाते हैं हम लोग, सॉरी अभी मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ आगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सबसे पहले हम फ्रॉम स्वार्ट रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर फिन-क्लेस्टर रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर एलाइलिक हैलोजनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर एनबीएस के बारे में देखेंगे। देखिए इनमें से कई सारी चीज़ें, इनमें से दो चीज़ें सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को देखिए आप, थर्ड एंड फोर्थ को आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। एलाइलिक हैलोजनेशन के बारे में भी मिल चुके हैं। एलाइलिक हैलोजनेशन मतलब क्या है, एलाइल पोजीशन पर क्या होगा, ब्रोमीन का अटैक होगा। हैलोजनेशन मतलब ब्रोमीन का अटैक बोलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एनबीएस, आप एनबीएस ही हमारा क्या है, एलाइलिक हैलोजनेशन है। ठीक है, और दूसरा है आपका हैलोजनेशन प्रोसेस को भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर हैलोजनेशन भी कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फ्री रेडिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं हैलोजनेशन में अलग से बताऊंगा, एनबीएस को वही अलग से बताऊंगा, और एलाइलिक हैलोजनेशन को भी हम अलग से बताएंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस अलग है, हैलोजनेशन का प्रोसेस अलग तरीका से है और एलाइलिक हैलोजनेशन अलग चीज़ है। ठीक है, एलाइलिक हैलोजनेशन क्या होगा हमारा, उसमें अल्किन पर अल्किन कनेक्टेड होगा, लेकिन हैलोजनेशन जो पार्ट होगा वो प्योर अल्केन के साथ होगा हमारा। ठीक है, और एनबीएस जो पार्ट होगा बेसिकली देखा जाए तो हमारा एनबीएस जो है एलाइलिक हैलोजनेशन ही होगा। वो देखिएगा कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लास्ट में लिख रखे हैं यहाँ पर, क्या लिखे हुए देखिए, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। जो मैं यहाँ पर देखिए, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हमारा क्या है, फैटी एसिड है। ये जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मतलब हीट करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हीट करना पड़ता है हमें, वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है। तो इसको जब हम हीट करेंगे हल्का सा, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला मेटल पार्ट है। ठीक है, ये मेटल वाला पार्ट है, ये वाला मेटल पार्ट, इसको यहाँ क्या करेगा, ब्रोमीन को द्वारा हटेगा। ब्रोमीन यहाँ से Br2 है, Br2 मतलब Br प्लस और Br माइनस। तो यहाँ से देखिए ये मेटल पार्ट होगा, ये मेटल पार्ट है हमारा, ये क्या होगा, मेटल पार्ट मतलब पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट, ऑक्सीजन नेगेटिव और मेटल पार्ट पॉजिटिव। तो मेटल यहाँ से जब हटेगा तो मेटल पॉजिटिव हटेगा, तो मतलब वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी पार्ट आने वाला कौन सा होगा, जो ब्रोमीन का पॉजिटिव पार्ट होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 Br हो जाएगा। उसके बाद ये CO2 यहाँ से बाहर जाएगा। ओके, ये CO2 बाहर चला जाएगा। CO2 बाहर जाने के बाद फिर आपके उधर क्या बन जाएगा, AgBr और प्लस CH3 CH2 Br। राइट, तो चलिए मैं देखता हूँ आगे खैर ये तो आपको अभी क्लियर हो गया। और इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन का देखिए फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का अगर यहाँ पर ये आप लेते हैं प्लस Br2 लेते हैं तो ये हमारा क्या है, हंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसका नाम है हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये Br2 ही होना चाहिए तभी हमारा हंस डीकर रिएक्शन होगा, अदरवाइज लीजिएगा तो दूसरा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद ये तो हमने रिएक्शन क्लियर कर दिया, बाकी में जो रिएक्शन बचे हैं उसको हम क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है। स्वार्ट रिएक्शन देखिए, स्वार्ट रिएक्शन हमारा होगा CH3 Br प्लस AgF, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेगा। या देखिए ये वाला, ये CH3 और ये ये Br यहाँ से ये Br हट के यहाँ आएगा, मतलब Br यहाँ से जाएगा और F यहाँ पर आएगा। ये बन जाएगा आपको क्या, CH3F प्लस AgF।
ठीक है। तो अपने क्या देखा यहाँ पर स्वाट रिएक्शन में क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर हम दोनों, ये दोनों आपस में मेटल और ये दोनों क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब ध्यान में ये रखना है आपको कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होना चाहिए, ये वाला फ्लोरीन पार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, लेकिन ये पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, मेटल के साथ फ्लोरीन ही होना चाहिए। क्योंकि आपको क्या मिलता है इसमें, आपको मिलता है फ्लोरो वाला कंपाउंड, मतलब जो फ्लोरीन के साथ जुड़ने वाला जो हमारा हैलो एल्केन मिलेगा वो वाला कंपाउंड मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्वाट रिएक्शन और फिनक्लेस्टन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर आप फ्लोरीन के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आयोडीन भी ले सकते हैं और क्लोरीन भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब स्वाट रिएक्शन की बात करेंगे हम, तो स्वाट रिएक्शन में केवल यहाँ पर फ्लोरीन होगा, मेटल आप बदल सकते हैं लेकिन फ्लोरीन नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो स्वाट रिएक्शन और फिनक्लेस्टन रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि यहाँ मेटल आपको लेना होगा, मेटल के साथ यहाँ पर फ्लोरीन, आप फ्लोरीन लीजिए चाहे नहीं लीजिए कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन फिनक्लेस्टन की बात करें, फिनक्लेस्टन में यहाँ पर आप मेटल तो लेंगे, मेटल के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए स्वाट इसमें, उस पार्ट में आपको क्या होता है फिनक्लेस्टन रिएक्शन में, क्योंकि ये स्वाट रिएक्शन की स्पेशली बनाया गया किसके लिए, स्पेशली ये बनाया गया आपको फ्लोरीन का हैलो एल्केन बनाने के लिए। ठीक है, फ्लोरीन वाला जो हैलो एल्केन होगा हमारा, वो पार्ट क्या होगा, वो हमारा ये स्वाट रिएक्शन करेगा। बाकी जो तो आपका फिनक्लेस्टन रिएक्शन है वो आप इजीली वे में आप यहाँ पर फ्लोरीन को हटा कर आप दूसरा ले सकते हैं और इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया मेटल, ले लिया मेटल के साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आयोडीन ले लिया, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेगा और उधर बना देगा। ठीक है, तो यही दोनों डिफरेंस है। तो दोनों एक ही साथ क्लियर हो गया, हमारा फिनक्लेस्टन रिएक्शन भी क्लियर हो गया और स्वाट रिएक्शन भी क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हमारा एलाइलिक हेलोजनेशन। एलाइलिक हेलोजनेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो आपको एलाइलिक आपको पता ही है, एलाइलिक हेलोजनेशन का क्या मतलब हुआ। देखिए एलाइलिक मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH3 होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हेलोजनेशन आप कैसे करोगे, इस पर अगर हम यहाँ पर मान लीजिए आप क्या डाल देते हैं, NBS डाल देते हैं। तो NBS के बारे में तो आपको मालूम ही है कि NBS क्या करता है, NBS आपको क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ब्रोमीन का अटैक। ठीक है, आप क्या करते हो, ब्रोमीन का अटैक किस पर करते हो, यहाँ पर आप करते हो एलाइलिक कार्बन पर ब्रोमीन का अटैक करता है। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है किसमें, रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान आपको मैंने सॉरी तो यहाँ पर देखिए ये हमने CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा पार्ट, ये क्या है, ये वाला कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन है और NBS का क्या काम करता है, ब्रोमीन का अटैक करवाता है किस पर, इस पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैक करता है, मतलब एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन का अटैक। दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, वाई डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा CH2 और ये हमारा हो जाएगा Br। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर, हालांकि अल्कीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं ये भी हमारा हेलो अल्केन के पार्ट ही है ये, हालांकि अल्कीन वाला पार्ट है, अल्केन भी इसमें दिख रहा है, छोटा सा पार्ट अल्केन भी है, तो इसको इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा मेथड है हमारे पास में, तो चलिए इसको पहले थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये दोनों मेथड भी आपका खत्म हो गया, NBS भी खत्म हो गया और एलाइलिक हेलोजन भी खत्म हो गया। तो एक काम करते हैं, हेलोजन वाला जो पार्ट है जो फ्री रेडिकल के थ्रू हम करवाते हैं, वो उसके थ्रू हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, वो देखती है। फ्रॉम हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन के थ्रू कैसे करते हैं हम लोग, देखिए सपोज हमारे पास क्या है क्वेश्चन, कुछ इस तरह है, CH3 CH2 एंड CH3। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ करते हैं Cl2 और साथ में हम क्या कर देते हैं, HNu कर देते हैं। HNu लाइट हो गया, HNu और लाइट दे दिया हमने। HNu लाइट का मतलब क्या हो गया, ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला लाइट होगा। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला लाइट होगा। और ये Cl2, देखिए Cl2 के प्रेजेंस में क्या होता है, Cl2 के प्रेजेंस में आपको मैंने बताया था मैकेनिज्म वहाँ पर कि Cl2
HNU के प्रेजेंस में कैसे टूटता है आपको तो पता ही होगा, ये टूटता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट के रूप में टूटता है, ठीक है। Cl डॉट प्लस Cl डॉट के रूप में टूटता है, इसका मतलब वो Cl डॉट कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये करेगा फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स को ये फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, देखिए सबसे पहले Cl डॉट कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये कैसे अटैक करेगा ये आपको मैंने मैकेनिज्म वहाँ पर समझाया, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा वहाँ पर ये Cl डॉट क्या करेगा, ये पहले इस पर अटैक करेगा, फिर इस पर अटैक करेगा, और देखिए ये अटैक तब तक करता रहेगा जब तक कि कंपाउंड क्या मिले, इसका डिफरेंट टाइप का कंपाउंड ना आना शुरू हो जाए, मतलब तब तक करता रहेगा जब तक कि सेम टाइप का कंपाउंड इसको मिलना बंद, मतलब सेम टाइप का कंपाउंड मिलना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जब स्टार्ट करेगा Cl डॉट यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट यहाँ से हटेगा, मतलब पहला कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए तो पहला कंपाउंड हमारा, देखिए पहला कंपाउंड जब यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा तो ये हमारा बन जाएगा पहला CH3 CH2 एंड CH2, दिस इज Cl, पहला कंपाउंड। दूसरा ये क्या करेगा, ये वाला Cl आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये Cl आपको यहाँ अटैक करेगा 2 डिग्री पर, तो क्या बनेगा CH3 CH2, दिस इज Cl, दिस इज Cl3, ओके CH3। अब बताइए क्या ये Cl यहाँ आ सकता है, चलिए देखिए, मान लीजिए Cl को आपने पहले यहाँ अटैक कराया तो ये आपका पहला प्रोडक्ट, अब अगर Cl आपको यहाँ अटैक कराते हैं तो आपको ये दूसरा प्रोडक्ट, अगर आप Cl को यहाँ अटैक करवाते हैं, सपोज दैट ये Cl वाला पार्ट इस लोकेशन पर जाता है, ये Cl हमारा कहाँ जाएगा, इस लोकेशन पर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए, तो यहाँ अगर यहाँ पर करते हैं तो ये वाला जो बनने वाला कंपाउंड है, जो बनने वाला कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं होगा, इसलिए नहीं, देखिए नहीं दूसरा सब करके देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आप करना चाह रहे हैं, इस कार्बन पर आना चाहिए Cl, ठीक है। जरा आप गौर से देखें तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों का सेम नाम आएगा, क्यों, अब देखिए काउंट कीजिए, तो अब इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या लिखेगा 1 2 3 4, मतलब ये हमारा मेन चैन हो गया और इस पर फंक्शन ग्रुप Cl हो गया, ठीक है। तो Cl हमारा क्या है, Cl हमारा आपका फंक्शन ग्रुप है, तो इसके वजह से इसका नेमिंग में चेंजेस आएंगे, और फंक्शन ग्रुप है लेकिन फिर भी कैसा ट्रीट करता है अपने आप को, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज ट्रीट होता है, वाई, बिकॉज क्योंकि ये Cl क्या है हमारा फंक्शन ग्रुप होते हुए भी ये क्या करते हैं, इसका प्रीफिक्स हमेशा ऑलवेज यूज़ करते हैं, और प्रीफिक्स जो यूज़ होता है ऑलवेज वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करता है हमेशा के लिए, ठीक है। क्योंकि पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन होता है, पेरेंट चेन से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना पड़ता है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के पहले हम कुछ भी, जब हम पेरेंट चेन से पहले जो कुछ भी लिखते हैं तो उसका हमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, तो यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे इसको। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए ब्यूटेन होता है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हमें लिखना पड़ेगा इसको Cl को, तो Cl के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, तो क्लोरो पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा इसका नाम, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका नाम भी क्या होगा, देखिए तो 1 2 पर क्लोरो है तो इसका मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका भी नाम क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब दोनों का नाम क्या हो रहा है आपका, सेम ही हो रहा है। जब दोनों का नाम सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड तो दो अलग हो ही नहीं सकता है। स्ट्रक्चरली आपको दिख रहा होगा कि Cl एक इधर तरफ से लगा हुआ है और दूसरे तरफ में हमने इधर से लगाया और दूसरी तरफ से इस तरफ से Cl है, तो देखिए वो स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हो रहा है, बल्कि नाम, आपको स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट होता है, आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसके नाम से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए कि कभी हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म में कई बार हमने बात किया था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि उसका नाम में क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, मतलब दोनों के नाम आपको डिफरेंट होना चाहिए, तो ही हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएगा। ऐसा नहीं कि दो, मतलब एक Cl को यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरे को 5वें नंबर पर कनेक्ट कर दिया, दूसरे को 6ठे नंबर पर कनेक्ट कर दिया, तो वो हमारा बाद में जब नाम हम देख रहे हैं तो नाम दोनों का सेम आ रहा है, तो वो हमारा डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है, नाम हमेशा डिफरेंट आना चाहिए, देन यू कैन से दिस 2 या दिस 3 क्या होना चाहिए, वो चेंज होगा हमारा, राइट। तो जस्ट कीप इन माइंड ये प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेम प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, इसलिए ये प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको हेलोएल्केन मिल गया, दिस वन इज हेलोएल्केन, ये आपका हेलोएल्केन बन गया, ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा हेलोएल्केन हो गया। तो इस तरह से हमने हेलोजिनेशन के प्रोसेस से क्या हमने निकाला, इसका हेलोजिनेशन निकाला, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रिपरेशन पार्ट हमारा खत्म होता है, अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे।
फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, राइट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, इस तरह से हम बातें करेंगे। तो इसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन सा फॉर्म करता है, ये बात भी आपको मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे फॉर्म करता है, आपको फ्लोरीन करता है, ऑक्सीजन करता है और नाइट्रोजन करता है। मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन जो कोई भी प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी बात कर रहे हैं हम लोग, हैलोजन की बात कर रहे हैं, हैलोजन मतलब क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्लोरीन से कनेक्टेड हो, क्लोरीन से कनेक्टेड क्या हो, हेलो अल्केन कनेक्टेड हो, वहाँ पर क्या हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, नहीं फॉर्मेशन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो आपको दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्केन को बोल सकते हैं हम, दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अल्केन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन से बनने वाले हेलो अल्केन, क्लोरीन से बनने वाले हेलो अल्केन जो होगा वो हमारा क्या करेगा, वो आपको, और वैसे भी हेलो अल्केन मतलब क्या हो कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। वैसे भी तो सोचे आप कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला क्या होगा, हाइड्रोजन से जुड़ने वाला FON अगर होगा तो ही हमारा क्या होगा, एच बॉन्डिंग बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर तो क्लोरीन किसके साथ, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ तो वैसे भी आपको एच बॉन्डिंग नहीं बनने वाला है, तो उतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात, और यहाँ पर बात करते हैं अगर सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, ओके, तो सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, अगर मान लीजिए कि आपने एक अल्कोहल लिया, ठीक है, एक अल्कोहल ले लिया और दूसरा ले लिया आपने हेलो अल्केन। तो आप अल्कोहल और हेलो अल्केन में बात किया जाए तो सॉल्युबल कौन होगा, आपका सॉल्युबल हो जाएगा, अल्कोहल सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, ठीक है। वाटर में इसलिए सॉल्युबल होगा क्योंकि वाटर आपका क्या है, पोलर होता है, पोलर सॉल्वेंट है आपका, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, और हमारा अल्कोहल भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर क्या होता है, तो पोलर मतलब हो गया कि उसमें आयंस के रूप में वो ब्रेक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेलो अल्केन जो हमारा होगा, हेलो अल्केन में क्या है कि कार्बन और Cl में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कार्बन और जो हेलोजन दिस इज क्लोरीन, तो वो उन दोनों के बीच में आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पोलर आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी बात और कि सॉल्युबिलिटी की जो बात करते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी की बात तो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर हेलो अल्केन में तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, आपको ये हमें सॉल्युबल होगा ही नहीं, क्योंकि बॉयल मतलब सॉल्युबल होने के लिए, उसमें वाटर में सॉल्युबल होने के लिए आपको एच बॉन्डिंग का होना जरूरी है, ठीक है। और फॉर द केस ऑफ हेलो अल्केन्स उसमें तो आपका एच बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब आपका क्या होगा, वाटर सॉल्युबल वो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ले सकते हैं हम क्या कि अगर सॉल्युबल की बात किया जाए, सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए कि सॉल्युबिलिटी जो होगा हमारा, solubility of solubility of हेलो अल्केन, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन, ये क्या होगा हमारा, नॉट सॉल्युबल होगा, इसमें नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कारण क्या है इसका, because it does not have, या फिर it can't form, या सिंपली ऐसे बोल सकते हैं it does not form हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बट अगर इसी जगह पे अगर हम ले लें इसी जगह पर किसका ले लें हम, सेम वेट का या सेम मास का अगर हम अल्कोहल ले लें तो वो हमारा क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और वो सॉल्युबल क्यों होगा आपको पता ही है, उसमें क्या होता है हमारा, ये क्वेश्चन कहीं एक आया भी था, एक बार क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारा हेलो अल्केन
हेलो अल्केन हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल को अगर सेम मॉलिक्यूल सेम मोलर मास से अगर लिया जाए तो वो हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। तो रीज़न इसका क्या होता है कि वाटर जो होता है हमारा, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना ज़रूरी है, लेकिन व्हाट इसमें अल्कोहल में हमारा वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन हेलो अल्केन में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इट डज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाइट इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो दैट या फिर यहाँ पर डायरेक्ट में लिख दिया कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स ऑल। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, whereas alcohol can soluble with water because what because it can form हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है अल्कोहल, इसलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा था पहला प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन्स, ठीक है। और अगर दूसरी बात करते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, और उसका ये बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हमारा क्या होगा, चेन में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा लिखते हैं, एक काम करते हैं मिटा लेते हैं इसको, फिर हम लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर Cl है और हमारे पास दूसरा कार्बन है, यहाँ पर Cl 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो A है और B है, तो A इज़ मोर देन व्हाट दिस वन, क्योंकि आपका यहाँ पर कितना C5 है, 2 3 3 6 है, तो C6Cl इज़ ग्रेटर देन C5Cl। क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, और ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने की वजह से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया, और सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए दूसरा बात क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका नंबर ऑफ कार्बन सेम है और आयोडीन बोलता हूँ, और आपके पास डिफरेंट क्या है, हेलोजन ग्रुप्स है, तो जब डिफरेंट हेलोजन ग्रुप होगा तो आपको सेम नंबर कार्बन होगा, तब आप कैसे चेक करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो फिर आप क्या देखेंगे, हम जो इस पर जुड़ने वाला हेलोजन ग्रुप कौन सा है, तो सबसे बड़ा साइज़ क्या होता है, हमारा आयोडीन का होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आयोडीन वाला जो हेलो अल्केन होगा हमारा सबसे लेट से बॉयल होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। Chemical properties of
हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम देखेंगे क्या क्या है। इसमें रिएक्शंस हैं हमारे पास में, ज़्यादातर तो हमारे पास रिएक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हमने एलिमिनेशन लिखा है और तीसरा हमने रिएक्शन विथ मेटल्स लिखा है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिटेल करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, उसके बाद फिर हम एलिमिनेशन पर जाएंगे, उसके बाद हम रिएक्शन विथ मेटल्स करेंगे। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने क्या क्या बताया आपको, SN1 बताया था और SN2 भी बताया था आपको। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो वैसे ही कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है फॉर द केस ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे SN1 और SN2 क्या है। तो मुझे लगता है कि SN1 SN2 आपको मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको SN1 SN2 दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि केवल 12th वाला पार्ट ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको फिर SN1 SN2 के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 और SN2। तो सबसे पहले हम SN2 की बात करेंगे, फिर हम SN1 पर जाएंगे। डन, चलिए देखते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद फिर रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए अब जितने भी बातें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इनफैक्ट ये चीज़ सारे के सारी चीज़ें अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, ये सारे के सारे देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन मतलब क्या कि एलिमिनेट होना, कोई किसी भी चीज़ का एलिमिनेट होना। ये एलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, लास्ट में पढ़े हुए हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे पढ़ रखे हैं। यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल वास्प, रिएक्शन विथ मेटल, हेलो एल्केन का रिएक्शन विथ मेटल, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात कर रही है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हेलो एल्केन का क्या, हेलो एल्केन का रिएक्शन विथ व्हाट, रिएक्शन विथ किससे, रिएक्शन विथ पढ़ना है मेटल के साथ। मेटल मतलब क्या, मैग्नीशियम ले लीजिए, हम मान लीजिए RX है, सपोज हमने लिया RX प्लस मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर क्या बना देगा, RMGX बना देगा। तो वो क्या बना देगा हमें, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो वो तो ऑलरेडी को मालूम ही है, पढ़े हुए हैं चीज़ें। उसके बाद एलिमिनेशन की बात कर रहा है वो, तो एलिमिनेशन मतलब क्या, Cl का हटना। Cl का कौन हटाता है, आपको मालूम है कि अल्कोहलिक KOH ले लीजिए तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन Cl हटेगा तो वहाँ कार्बोकैटायन आएगा, और कार्बोकैटायन आया तो वहाँ पर क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन करेगा, मतलब अल्कीन का प्रिपरेशन होने जा रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 और SN2 की बात करेगा ये। ठीक है, तो सारी की चीज़ें कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। चलिए फिर भी मैं चूँकि चैप्टर में है इसमें, और कुछ बच्चे ऐसे जो केवल 12th पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फिर से दोबारा से बता रहे हैं। सो प्लीज़ देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा कितना, 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट में क्या क्या होगा, 2 पार्ट है। देखिए 2 पार्ट हमारा है। पहला हमारा क्या है, SN1 है, और दूसरा है हमारा SN2। आपको मैंने बताया होगा कि SN1 और SN2 का मतलब क्या है। SN1 SN2 का ऑलरेडी हमने बताया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले SN2 की बात कर लेते हैं, फिर हम SN1 की बात करेंगे। तो चलिए SN2 की बात करते हैं सबसे पहले हम SN2। और जरा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो भी बोर्ड एग्जाम्स में देने जा रहे हैं आप, तो
जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा SN1 और SN2, क्योंकि हर साल आपके SN1 और SN2 के क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर आप CBSE बोर्ड से हो। तो जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा SN1 और SN2। SN1 और SN2 आप एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कभी भी बहुत रेयरली ऐसा केसेस हुए हैं कि SN1 और SN2 का क्वेश्चन आपको नहीं दिया गया है। लेकिन अब देखें तो हर सेशन में जितने भी आपके सेशन अब तक हुए हैं CBSE बोर्ड के, आप हर एक ईयर का आप देखें क्वेश्चन उल्टा के, तो आपको कहीं ना कहीं SN1 SN2 का आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, जितने भी SN2 मैकेनिज्म, SN2 या SN1 मैकेनिज्म का कम से कम एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो देखिए SN2 क्या होता है? SN2 का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा इसका? 2 होगा। मतलब SN1 और 2 का मतलब ऑर्डर 1 हुआ और ऑर्डर 2 हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ऑर्डर को शो कर रहा है, और ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल ही रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए क्या होता है इसमें। अगर कोई अल्कीन है हमारे पास में, सपोज कुछ ऐसा हमारा अल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, सपोज न्यूक्लियोफाइल है और नॉट अल्कीन से नॉर्मल चीज़ें, मतलब यहाँ पर कोई Cl है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? इस पर अटैक करना चाह रहा है। ठीक है, इस पर अटैक करना चाह रहा है, तो ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा छोड़िए, इसको थोड़ा दूसरी तरीके से समझाता हूँ, इसको और आसान करते हैं। जैसा कि हमने वहाँ पर समझाया, तो फिर यहाँ भी हम वैसे ही समझाएंगे। सपोज हमने यहाँ पर लिया क्या? CH3 लिया और ये Cl लिया, और इधर हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए। सपोज न्यूक्लियोफाइल में हमने OH- ले लिया। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में इन दोनों को एक्सचेंज करना हो आपको। इन दोनों को देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा गया है। मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या करना है? किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना, मतलब ये इसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH और प्लस Cl-। ठीक है, Cl-, मतलब ये हमारा रिएक्शन के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ आपको, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म के थ्रू दिखाते हैं आपको। तो इधर देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है। ये साइज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, और इसके रीज़न है क्यों, रीज़न बताता हूँ आपको। मान लीजिए कार्बन का साइज़ क्या होगा हमारा? सपोज दैट कार्बन का ये साइज़ हमारा, ठीक है, और क्लोरीन का साइज़ मान लीजिए क्लोरीन का साइज़ बड़ा होगा कार्बन से, ऑब्वियसली ऐसा होगा। और ये 3 हाइड्रोजन हमारे पास कनेक्टेड है इसे, ओके। और यहाँ पर हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल का साइज़ है, OH का साइज़ हमारा, मान लीजिए ये साइज़ हमारा OH हमारा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये यहाँ पर से ये एक ऐसा स्टेप होगा कि ये जब जा रहा होगा, ठीक है, ये जाने वाला स्टेप होगा। जब ये जाएगा तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ये जाएगा यहाँ पर कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, ठीक है। एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेप जहाँ पर Cl जाएगा तो वो क्या होगा? Cl- के रूप में जाएगा। जब Cl- के रूप में जाएगा, इसका मतलब इस कार्बन पर क्या आएगा? ये जो हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ये छोटे छोटे 3 जो देख रहे हैं आप, तीन हाइड्रोजन्स हैं, और ये हमारा Cl है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हमने लिया है वो क्या लिया है? ये वाला OH- को लिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जो Cl जाएगा, और जब Cl जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करना चाहेगा। तो ये दोनों सिचुएशन एक ही साथ होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके जाने और इसके आने का, दोनों का सिचुएशन क्या होता है? एक ही साथ होता है, इसीलिए SN2 उसको बोला जाता है। और SN1 में क्या होता है कि ये जाता है तब वो आता है, मतलब ये जाएगा तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट होगा, मतलब इंटरमीडिएट आपका क्या होगा? उसमें आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट का मतलब फॉर्मेशन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो SN2 का जो केसेस होता है, SN2 के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके जाने और उसके आने का, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और इस Cl का
बाहर जाना, दोनों का जो ये होता है टाइमिंग होता है वो क्या होता है, एक साथ होता है। मतलब ये दोनों साइमल्टेनियस होता है, मतलब एक ही साथ ये जो आपका एक्शन होता है दोनों एक ही साथ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं कि इसका जाना और इसका आना एक साथ, तो एक ऐसे सिचुएशन दिखाना होगा हमको। तो मान लीजिए ये सिचुएशन क्या है, आने का सिचुएशन है, किसका, ये वाले पार्ट का, बड़े वाले पार्ट का, ठीक है, बड़े वाले पार्ट का ये आना होगा। और दूसरा क्या है, ये आपका छोटा वाला कार्बन है और इसका जाना हो गया, ठीक है। बाकी तो जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको एज इट इज़ रहेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप को आप ज़रा देखें, दिस इज नॉट CL, इट्स साइज छोटा हो गया, बड़ा कीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट था CL वाला पार्ट, और ये वाला कार्बन है, हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप देखिए तो जरा सा यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता, तो इस बॉन्ड को क्या, ये वाला पार्ट क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट आया है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है आपका, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है आपका, हाईली स्टेबल है। और हाईली स्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। बट यू कैन सी हेयर कि हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, इट्स 5 बॉन्ड्स, एंड कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसको टूटना पड़ेगा। ये इसलिए टूट रहा है क्योंकि यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से टूट रहा है क्योंकि अटैकर यहाँ पर क्या है आपका O- है, O- स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या करेगा, उसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब ये जाएगा तो इस पर ये अटैक करेगा। ये कैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है जाने और आने का एक साथ है, मतलब यहाँ से जा भी रहा है और यहाँ से जुड़ भी रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इस तरह से एरो दिखा दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ से जब टूटेगा तो अब देखिए टूटने के बाद क्या, टूटने के बाद का सिचुएशन जो है वो देखिए कैसा हो जाता है। माइनस हो जाएगा इसके, और ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जरा देख सकते हैं। देखिए ये हमारा OH माइनस था, और ये वाला पार्ट क्या था हमारा, Cl था, ये हमारा Cl माइनस हो जाएगा। अब जरा देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में देखिए तो आपको CH3, ये रहा CH3 और ये OH माइनस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए। अब बाहर में Cl माइनस, ये पर Cl माइनस बाहर निकला, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये हमारा प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन। दिख रहा है ना आपको, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं, ओके। और देखिए इसको इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखिए आपको, अगर आप एक छाता पकड़ के देखें तो आप छाता कैसे करते हैं, ऐसे छाता पकड़ते हैं, ठीक है। अगर ये उलट जाए, मतलब छाता हमारा ऐसे होता है, ओके, छाता आपका ऐसे होता है। तो देखिए तो जरा सा छाता कुछ ऐसे, मान लीजिए आपने ये जो आपका, ये आपका कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से है, इस तरह से छाता है, सपोज ये इस तरह छाता इस तरह से है, ठीक है। तो जरा आप देखिए तो इधर आपको कैसे दिख रहा हो, इसके ठीक उसके उल्टे ऐसे डायरेक्शन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे उल्टे डायरेक्शन में दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका जो अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला ऐसे था अभी, और अम्ब्रेला आंधी तूफान और ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक की वजह से, न्यूक्लियोफाइल का अटैक की वजह से क्या हो गया, जस्ट उसके 180 डिग्री पर टर्न हो गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ये 180 डिग्री पर टर्न होने का मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गया। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, राइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, इन्वर्जन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉर इन विच केस रिटेंशन और इन्वर्जन इज पॉसिबल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन तो आपको नहीं बताया नहीं है तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो अब डायरेक्टली हम इन्वर्जन की बात करते हैं। तो कहेगा इन विच मैकेनिज्म्स, SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स दोनों दिएगा रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इन विच मैकेनिज्म्स शोज द इन्वर्जन प्रोसेस। तो आपको मैंने बता दिया SN2 के प्रोसेस में क्या होगा, आपका इन्वर्जन प्रोसेस को होगा, इन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस यहाँ पर ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स दिख रहा है आपको, अब थोड़ा रिएक्टिविटी पर बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी पर। तो एक बात बताइए कि रिएक्टिविटी डिपेंड किस पर कर रहा है, इसके साइज पर डिपेंड कर रहा है,
पूछिए कैसे। इसके साइज़ पर इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए इसका साइज़ बड़ा हो जाए, सपोज दैट इसका साइज़ अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये इस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूं, साइज़ बड़ा होने से क्या होगा, स्पेस इसका बढ़ जाएगा। ये आप मगर बड़ा साइज़ आप क्या कर रहे हैं, इसका बैरियर तैयार कर दे रहे हैं आप, ठीक है। इसका अटैक इस पर करने के लिए इसका एक बैरियर तैयार कर रहे हैं। अगर बैरियर तैयार कीजिएगा तो उस पर ये वाला पार्ट इस कार्बन पर अटैक आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बीच में देखिए न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में आपने क्या किया, एक दीवार जैसा बना दिया। किसको? एक यहाँ पर ये बैरियर तैयार कर दिया आपने, एक सील्ड कर दिया इस रास्ते को। और रास्ता सील्ड कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही होगा। यहाँ पर भी जो है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, यहाँ पर मान लीजिए CH3 दो दिए, तो CH3 वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही तो करता है CH3। जब इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जब खुद के पास इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा होगा, मान लीजिए CH3 ले लिया। चलिए लेके ही देख लेते हैं। पहले तो आप इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करने के बाद मैं समझा रहा हूँ इसको, ये वर्ड नोट करने के बाद ये लिखिएगा अगर आपको लिखना भी हो तो, ठीक है। तो ये CH3 तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी तो C है, तो C कितना है, 3 डिग्री कार्बन है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है ये। तो एक बात बताइए कि जब ये Cl यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये तो इस पर अटैक करना ही चाहेगा, क्योंकि ये जा रहा होगा तो ये आ रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब वो हाइड्रोजन छोटे छोटे हाइड्रोजन है तो वो इजीली क्या कर रहा है, इस कार्बन पर अप्रोच कर दे रहा है, क्योंकि वो साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो क्या करेगा, आसानी से उसको अटैक कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 आपस में क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा। क्यों रिपल्सन कर रहा होगा, बिकॉज इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, मीन्स दैट व्हाट, कि CH3 हैज द इलेक्ट्रॉन्स। CH3 के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है, तभी तो वो डोनेट कर रहा है। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आपस में भी क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा। जब आपस में ये रिपल्सन करेगा तो ये एक दूसरे को रिपल करेगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक बैरियर तैयार होगा, इस तरह से एक दीवार जैसा क्या होगा, एक तैयार होगा। और ये क्या करेगा, इसको पास आने से रोकेगा। क्यों रोकेगा, देखिए इसके पीछे क्या कारण है कि जब इसके पास आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन है, ये खुद एक रिपल्सन कर रहा होगा खुद से, तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन इसके पास जैसे ही लाना चाहेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको, उसको दूर भगाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई इसको छोटा कर दो। छोटा मतलब क्या कि CH3 की जगह पर क्या कर दो, आप कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ले, छोटे कोई एटम यूज़ करो। तो छोटे एटम क्या है, आपका हाइड्रोजन है। तो इसीलिए जब यहाँ पर अपना हाइड्रोजन यूज़ करोगे तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डिग्री ऑफ, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर हम हेलो एल्केन जो अगर प्राइमरी हेलो एल्केन ले, मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन ले, तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, फास्ट। रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये आसानी से ऐसे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो अब उसका रिएक्टिविटी क्या देख, अगर रिएक्टिविटी की बात किया जाए यहाँ पर, ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो हमारा हेलो एल्केन जो होना चाहिए, हेलो एल्केन कैसा होना चाहिए, फॉर द SN2 केस में, फॉर द SN2 मैकेनिज्म, ध्यान में रखने वाली बात है, फॉर SN2 मैकेनिज्म के लिए हमारा हेलो एल्केन कैसा होना चाहिए, हेलो एल्केन हमारा होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फॉर फास्ट रिएक्टिविटी फॉर SN2। लेकिन इसी अगर हम SN1 की बात कर ले तो जस्ट इसका रिवर्स केस हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स केस क्या करना है इसको, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब SN1 की बात कर लेते हैं जरा सा। अच्छा, SN1 से पहले थोड़ा सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं पहले, तब हम बात करेंगे। या इन्फॉर्मेशन के तौर पे क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला, देखिए सबसे पहला चीज आपको क्या हो गया, SN2 का प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया, क्या क्या मिला, पहला मिला आपको इट शोज इन्वर्जन, इट शोज व्हाट, इन्वर्जन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इट डज
इट डज नॉट शो shows what, it does not shows रीअरेंजमेंट, या डायरेक्टली आप बोल दीजिए नो रीअरेंजमेंट, उतना स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली लिख दीजिए नो रीअरेंजमेंट। नो री अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको दो यहाँ से क्या क्या मिला आपको, ये आपको इन्वर्जन शो करता है, और दूसरा क्या होता है, ये आपको नो रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तीसरा क्या होगा, रिएक्टिविटी, इसका क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। रिएक्टिविटी मतलब आर एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, आर एक्स जो होना चाहिए हमारा प्राइमरी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। मतलब इसका रिएक्टिविटी की अगर बात की SN2 के मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म की बात की जाए तो SN2 मैकेनिज्म के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आर एक्स हमारा कैसा होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, और ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे आपको जैसे रखिए, ठीक है। अगर ये आपको याद रहता है तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर SN2 का पार्ट खत्म होता है, और हम बात करते हैं SN1 पर, ठीक है। अच्छा चलिए पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से, A B Cl ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है SN2 ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। आपको इसमें चेक करना है कि ऑर्डर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो SN2 के लिए पूछा जा रहा है, तो SN2 के लिए आपको क्या करना है, सिंपली SN2 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा डिग्री ऑफ हैलोअल्केन क्या है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी हमारे पास मौजूद है, क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो हमारा हैलोअल्केन क्या होना चाहिए, हैलोअल्केन हमारा क्या होना चाहिए 1 डिग्री सबसे पहले। क्यों, क्योंकि देखिए जब 3 डिग्री हो रहा था, जब 3 डिग्री तो यहाँ तो क्या बैरियर तैयार हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा था। स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या हो रहा था, वो न्यूक्लियोफाइलस पर अटैक आसानी से नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए हमें क्या हो रहा था, हमें वहाँ पर पहले 1 डिग्री तब 2 डिग्री फिर 3 डिग्री। तो इसमें चेक कीजिए पहले आपका हैलोअल्केन कितने डिग्री का है, ये चेक कीजिए, ये आपका 3 डिग्री है, देखिए ये हमारा हैलोअल्केन है। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये Cl दोनों मिला के हैलोअल्केन बोलते हैं। और ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3, तो ये कितना होगा हमारा 3 डिग्री हो गया। ये हमारा देखिए तो ये हमारा ये कार्बन और ये Cl दोनों मिला के हैलोअल्केन, और ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, सिर्फ 1 कार्बन से, मतलब ये कितना हो गया 1 डिग्री है। और ये देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये Cl है, हैलोअल्केन बन गया ये वाला हैलोअल्केन, ठीक है। अब ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री, और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मालूम है, तो इसका मतलब SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन पहले होगा, उसके बाद फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा A, और उसके बाद हो जाएगा आपका C, दिस इज BAC, ओके। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, रिएक्टिविटी आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। चलिए अब हम बात करते हैं SN1 की। SN1, ओके। SN1 मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 1। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, देखिए आपको बस प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये आपको क्या करेगा, इट डज नॉट शो
inversion but shows retention ठीक है, ये करता है रिटेंशन आपको शो करता है लेकिन इन्वर्जन शो नहीं करता है। दूसरा क्या हमारा है, दूसरा हमारा है इट फॉर्म SN1 क्या करता है, इट फॉर्म कार्बोकेटायन so that rearrangement is possible, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोले हम, सबसे पहले तो इट फॉर्म कार्बोकेटायन सो दैट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी पर, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, कार्बोकेटायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का भी हम बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, 3 डिग्री पहले होता है, उसके बाद फिर हमारा 1 डिग्री होता है, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिएक्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगा, उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर जाएगा। तो आपको मालूम है कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, आपका RX क्या होना चाहिए, RX जो होना चाहिए आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या होना चाहिए, ये आपका हमारा RX, ये जो RX हमारा 3 2 1 होना चाहिए। और अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था इसका, अगर आपका SN1 पूछता है उसमें, अगर उसमें SN1 पूछता है तो जो ऑर्डर आपको दिया गया था उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक मेथड ऐसा लेते हैं कि दोनों को डिफाइन कर दिया जाता है उसको। मान लेते हैं दोनों को हम एक साथ कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज दैट एक साथ को डिफाइन करने के लिए हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा CH3X लिखा, ओके। तो ये अगर SN1 इधर जा रहा है, ठीक है, और तो ये हमारा SN2 क्या होगा, SN2 इधर की ओर आएगा। अगर CH3 ले रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका डिग्री इधर की ओर बढ़ रहा है तो ये हमारा SN1 जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर के छोड़िए, ये फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप रहने दीजिए इसको, उसी को याद रखिए आप, वो ज़्यादा बेटर है, आपको इसको रहने दीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। आपको सिंपली याद रखना है कि SN1 का केस देखें, अगर SN1 है तो आपको 3 to 1 उसकी रिएक्टिविटी हाई लेवल करके क्या होना चाहिए, SN1 के लिए आपको कार्बोकेटायन का ध्यान रखना है। कार्बोकेटायन का क्या मतलब, कार्बोकेटायन का 3 to 1, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक। अभी क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कुछ इस तरह से, A मान लीजिए हमारे पास है और B हमारे पास सपोज ऐसा है और C मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये देखिए कितने डिग्री का आपका, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, मतलब कार्बोकेटायन आप बना लीजिए, कार्बोकेटायन बनेगा तो पर प्लस आएगा, यहाँ पर बनाइएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर बनाए ये हटेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो देखिए ये आपको कार्बोकेटायन कितने का है, ये कार्बन है 1 2 3, ये 3 डिग्री है। यहाँ पर देखिए ये 1 2 2 डिग्री है, ये आपका ये सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है यहाँ पर, तो ये हमारा 1 डिग्री है। तो आपको कार्बोकेटायन को तो पता ही है, ये सिंपली है 3 to 1 होता है। इसका मतलब क्या जगह है यहाँ पर रिएक्टिविटी SN1 की बात करें हम, SN1 मैकेनिज्म के लिए A फर्स्ट B देन C। तो इस तरह से सिंपली आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन है इसमें उठता है कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको दिया गया कि आपका हेलोजन ग्रुप क्या है, हेलोजन ग्रुप अल्केन ग्रुप, अल्केन मैं क्वेश्चन देता हूँ अभी, मैं पहले बता देता हूँ कि अल्केन ग्रुप आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन क्या आपके पास सेम हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आपके पास सेम हो जाए और नंबर ऑफ और वो हेलोजन ग्रुप है चेंज हो जाए, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ तो आप डिग्री से डिसाइड कर लिए, लेकिन उस केस में आप कैसे डिसाइड करेंगे उसको देखते हैं पहले हम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, when number of
कार्बन, नंबर ऑफ व्हाट, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, या अल्काइल ग्रुप ऐसे बोल दो, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज सेम बट डिफरेंट हेलोजन क्या ग्रुप। ठीक है, जब आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इज सेम बट व्हाट डिफरेंट हाइड्रोजन ग्रुप, तो हम SN1 या SN2 कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उस समय हम किस बात पर डिपेंड करेगा, उस समय हमें डिपेंड करेगा कौन पहले निकल रहा है। ठीक है, कौन सा ग्रुप पहले निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा अपने पास क्वेश्चन सपोज ऐसा Cl है, ए ऑप्शन लिया हमने, बी ऑप्शन में हमने लिया आयोडीन लिया, तो ए और बी, तो बताइए इसमें SN1 जो है, SN1 किस पे, यहाँ पर क्या है, दोनों तो बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गए तो आप कैसे डिसाइड करोगे SN1 को कौन शो करेगा पहले। तो देखिए SN1 को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या SN2 कुछ भी कर लीजिए, SN1 बोलिए चाहे SN2 बोलिए, बात तो बराबर है। तो इसमें इसको आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किसका लिविंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो लिविंग टेंडेंसी किसका ज़्यादा है, इसका किस बात पर डिपेंड करता है, जिसका लिविंग टेंडेंसी उस पर डिपेंड करता है जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसी का लिविंग टेंडेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो तो बॉन्ड को एक दूसरे को क्या करेगा, होल्ड किए हुए रहेगा एक दूसरे को, तो वो आपको आसानी से आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ क्या करेंगे, आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स। ठीक है, सो कीप इन माइंड ऑलवेज कि वंस यू सीइंग दैट कि कोई भी चीज़ें एलिमिनेट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो आपका पार्ट क्या होगा, वो आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। राइट, तो यहाँ पर आयोडीन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंपैरिजन टू क्लोरीन। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है FON के बारे में, FON के बारे में पता है, उसके बाद ही हमारा क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के बाद ऐसे अगर रिएक्टिविटी देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। मैं पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये सीरीज हमारा क्या FON का सीरीज है। ठीक है, तो FON सीरीज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। अब यहाँ देखिए आयोडीन वाला पार्ट क्या हमारा, आयोडीन सबसे नीचे है, तो मतलब आयोडीन का सबसे क्या होगा, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस है, इसका मतलब ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। तो एलिमिनेट कर सकते हैं इजी वे में, यहाँ से देखिए ये यहाँ से आप एलिमिनेट करिएगा तो जो सबसे पहले एलिमिनेट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आइदर SN1 और SN2, क्योंकि अल्काइल ग्रुप सेम है तो यहाँ तो डिग्री तो है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, तो आपको जब डिग्री है ही नहीं तो आप कैसे डिसाइड करोगे, नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम कि जब कभी भी SN1 SN2 हो, चेक करना हो और आपका क्या हो, अल्काइल ग्रुप सेम हो जाए और डिफरेंट हेलोजन ग्रुप हो जाए, तो आप क्या चेक करेंगे, आप देन गो फॉर व्हाट, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। Those compound having the less electronegative elements will definitely that answer is your correct answers, और either SN1 और SN2 जो पूछे आप आंसर उसी को करना है आपको। डन, तो इस तरह से हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने खत्म किया SN1 SN2 को। ठीक है, तो चलिए अब हम आपका दूसरे लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ठीक है, आज का टाइम काफ़ी हो गया, तो मैं आपसे दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसका, दूसरा लेक्चर में आपके पास है एलिमिनेशन रिएक्शन है, और दूसरा और एक और है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।